अदिति त्यागी और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्पेशल गेस्ट सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से आलिया शाह, जिन्हें आप पहले भी अदिति त्यागी ऑफिशियल पर देख चुके हैं। बड़ी सी स्माइल उनके चेहरे पर इस वक्त। वेलकम आलिया, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। और आलिया को आज इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि बड़ी खबर इनके मुल्क से आई, जो कि इनके यहाँ पर जो फौज के कई अधिकारी हैं उनकी कोर्ट मार्शल से जुड़ी हुई थी। और इसीलिए मैंने सोचा कि आलिया से जाने और डिटेल्स क्या है, क्योंकि सुगबुगाहट तो आलिया लगातार रही कि पाकिस्तानी फौज में नॉट ऑल इज वेल। क्या है बड़ी खबर, कितने ऑफिसर्स हैं? और जितना मैंने पढ़ा उसके मुताबिक, क्योंकि उन्होंने जब इमरान खान नियाजी का अरेस्ट हुआ उसके बाद जो अनरेस्ट था उसमें उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर फायर नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। डिटेल्स क्या है आलिया, बताइए। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। आपने थैंक यू मुझे फॉर बुलाया। ज्वाइनिंग। जी, थैंक्स अ लॉट। मुझे बुलाने का बेहद शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने सवाल 2-3 एक ही साथ दाग दिए, तो आदिति जी, बात ये है कि यहाँ पर तो काफ़ी दिन से ही हम ये बात कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में उस इससे पहले कि डीजीएसपीआर ने इससे पहले कोई ऐसा नाम नहीं लिए, नाम तो खैर अभी भी ऐसा जिस तरीके से नहीं लिए गए, लेकिन कोई ऐसी डिटेल्स उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली नहीं बताई थी। लेकिन हम फिर भी बता रहे थे। आपको पता है, उड़ती-उड़ती खबरें आई जाती हैं, सोर्सेज़ बता ही देते हैं, इधर-उधर मीडिया पे चल रहा होता है कि जनाब कोर कमांडर के घर पर जब हमला हुआ, तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जब प्रोटेस्ट हुआ और उसको क्यों नहीं रोका गया, बल्कि ये जो ऑफिसर्स फायर किए गए हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, इनकी एक तो ये कि तादाद काफ़ी बड़ी है और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल तक हैं और मेजर जनरल्स हैं, फिर ब्रिगेडियर्स हैं, बड़ी तादाद। इनमें से कई लोगों को फायर किया गया है और कईयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कईयों के ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। ये डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं। अब इसमें कई एक जगहों पर ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आप ये कहें कि बेसिकली क्या है इल्ज़ाम या बात, तो वो तो यही है कि 9th ऑफ मई को जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, उसमें जो तोड़-फोड़ और हंगामे हुए, तो एक हमने देखा कि कोर कमांडर लाहौर पर भी हमला हुआ और वहाँ पर लोग घुस गए अंदर। तो उसमें फिर ये कहा गया कि जो है वो लोगों को रोका नहीं गया। क्योंकि देखें, इसमें भी जब आज डीजीएसपीआर का प्रेशर हुआ, तो उसके अंदर भी जर्नलिस्टों ने ये सवाल किया कि ये बताइए कि ये कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? लोग कैसे दाखिल हो गए? और इतनी बड़ी तादाद में नौजवान अंदर घुस के इतने घंटों तक ये सब कुछ करते रहे और उनको पकड़ा नहीं गया। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने ये डिटेल में बताया कि जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, उसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी पकड़ा गया है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसमें कि एक कोर कमांडर का नाम भी आ रहा था। अच्छा, अब इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिन लोगों ने रोका नहीं या उसमें जो कार्रवाई के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे, वो ऑर्डर नहीं लिए या जो भी था, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई। फिर आपको पता है कि उस दिन सिर्फ कोर कमांडर लाहौर नहीं, बल्कि एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक, पूरे मुल्क में कई शहरों में हंगामे हुए। और जो सारी आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं या बहुत एक ऐसी कुछ मुल्क के अंदर बड़ी एक सैक्रेड प्लेसेस, आप उसको इसलिए कहते हैं कि या तो वो शोहदा की होती हैं यादगारें, आपके जो हीरोज़ हैं, उनकी वो यादगारें, तो उनके ऊपर जो हमले हुए और उसकी बाद भी ये सूरत-ए-हाल नज़र आई कि रोका नहीं गया वहाँ पर भी, उनको भी गिरफ्तारी हुई है। फिर इसमें एक और एंगल ये है कि बहुत सारे अ, जर्नलिस्ट भी और कई हवालों से ये बातें आ रही थी काफ़ी दिनों से कि ये जो हुआ है, ये अंदर के लोग जो थे वो इमरान खान के साथ कुछ शामिल थे, ये करने में और उनको सपोर्ट करने में। अंदर से मुराद ये है कि फ़ौज के अंदर के। तो उनको भी देखा गया और उनको भी पकड़ा। जी। तो तो इसे लेके आलिया, जैसे कि आप बता रही हैं कि माना गया कि फौज के अंदर से भी कुछ ऐसे अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे जो इमरान खान नियाज़ी से मिले हुए थे। एक बहुत बड़ा फ़ियर, एक ये मई 9th वाला जब अरेस्ट हुआ इमरान खान नियाज़ी का, उसके बाद बार-बार हमने सुना एक्सपर्ट्स को कहते हुए, और ये सवाल उठा कि पाकिस्तानी फौज जो है कहीं वो टूटेगी तो नहीं, कहीं उसमें अंदर म्यूटिनी तो नहीं हो जाएगी। क्या हम ये जो आप इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रही हैं, क्या इसे उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है, या आपको लग रहा है फ़ौज इस वक़्त पूरे तरीके से कंट्रोल में है? जो एक थोड़ा-सा खतरा था इमरान खान नियाज़ी के अरेस्ट के बाद कि सिविलियंस जो थे वो सड़क पर थे, ऑब्वियसली अब वो सड़क पर नहीं हैं। लेकिन फ़ौज में क्या ये माना जा सकता है इस वक़्त आपके असेसमेंट के हिसाब से कि ऑल इज़ वेल, या आपको लग रहा है इसके रिपरकशंस होंगे जो एक्शन लिया गया? एक्शन कौन-सा वाला? वो जो आप कह रही हैं कि अभी तो कोई अभी जो इमरान। लेटेस्ट एक्शन, जैसे कि कहा जा रहा है कि कोर्ट मार्शल होगा, या जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं।
देखिए, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो एज़ सच अभी तो इमरान खान गिरफ्तार नहीं है। यानी वो ठीक है कि वो अपने घर के अंदर ही जो है वो एक तरीके से यानी बाहर नहीं निकल पा रहे या उनके ऊपर बड़ी वो है, लेकिन उनको कोई न ऐलान करके बाकायदा तौर पर किसी तरफ से कोई उनके ऊपर अभी पाबंदी नहीं है, सिर्फ़ इस पे कि वो टेलीविज़न पर उनकी स्पीचेज़ और ये सब कुछ बंद है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अभी तो वो खतरे में है, यानी जो दीवार से लगे हुए हैं वो इमरान खान है। पहले ये बात तो खुद फ़ौज की तरफ से भी कही जाती है कि 9th ऑफ मई से पहले जो है वो उन्होंने सबको लगाया हुआ था दीवार के साथ। लेकिन जो कुछ हुआ है 9th ऑफ मई के बाद, उसके बाद वो दीवार से लगे। और उनकी देखें ना, उनकी तो पार्टी का शिराज़ा बिखर गया, यानी जो तितर-बितर हुई है उनकी पार्टी, वो तो अब लोग आपने देखा ही आते रहे जेल से निकल कर और उसके बाद वो पर्चा पढ़ के जो है अपने घरों को जाते रहे पीटीआई छोड़-छोड़ के। और अभी भी कई ऐसे लीडर्स जो इन्होंने आके वो पर्चा नहीं पढ़ा, तो वो उनको कोई 5-5 6-6 मर्तबा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि इसमें ऐसे लीडर्स की जिनको रिहाई हो गई थी, उनको भी गिरफ्तारी हो गई। परवेज़ इलाही से लेकर और शाह महमूद कुरैशी और बहुत सारे ऐसे लोग के जो रिहा हुए थे, उनको दोबारा से गिरफ्तारियाँ हुई। वो फिर जेल के अंदर हैं। तो और जो उनके सपोर्टर्स या वर्कर्स हैं, वो तो बड़ी तादाद में वैसे ही अंदर है, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस सिचुएशन में हम ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान कोई फ़ौज के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन उनकी तरफ से जो एक नैरेटिव आता है या उनके सपोर्टर्स जो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि नहीं आएगा तो खान ही आएगा और ये इस तरह नहीं होगा, जो देखा जा रहा है यानी अगर आप उस उनके किसी सपोर्टर से बात करते हैं ना, तो वो तो आपको ये कहेगा ये तो कोई मसला ही नहीं है, सत्ता ही खाना है, यानी ये क्या बात है, ये तो कुछ नहीं कर सकते वो उसी ने आना है। वही होगा और ये नहीं किया जा सकता जो हो सकता है और ये तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही एक ऐसे टर्मॉइल में चला जाएगा कि फिर सँभालना मुश्किल हो जाएगा। उनके सपोर्टर्स की तरफ से तो यही एक स्टैंस है। अब देखिए इमरान खान के पास तो बस हम मेरे नज़दीक तो अभी सिर्फ़ इतना ही उनके पास राइट्स हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, डेली बेसिस पे खिताब करते हैं, उस किताब में वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वो कह देते हैं और वो अपनी बात कर देते हैं, फिर आगे से उनकी बात कोई सुने, ना सुने या कहाँ पर चले, बहरहाल फिर भी क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में एक सपोर्ट तो है, मुल्क के अंदर भी जो वो नज़र आ रही है उनके सपोर्टर्स की, वो उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इस वक़्त वो फ़ौज के लिए खतरा मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनका स्टैंस है कि वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और राजनीति हम अक्सर कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज का गेम है, संभावनाओं का गेम है और वो पॉसिबिलिटी संभावना जो है वो हमेशा रहती है शायद और इसीलिए उम्मीद पर दुनिया टिकी भी हुई है। तो इमरान खान नियाज़ी भी इस बात पर टिके हुए हैं उनका जो करियर है कि भाई पहले सिलेक्टेड पीएम थे, हो सकता है इस बार इलेक्टेड पीएम वो बन जाए। आपके यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है मैं आप ही का एक वीडियो देख रही थी उसमें आप मुझे दुरुस्त भी कीजिएगा अगर मेरे समझने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। नवाज शरीफ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपने लिखा कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले और उनकी जो यूएई के रूलर्स हैं उनके साथ मुलाकात की बात कही जा रही है। ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिहाज से और ये नवाज शरीफ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जरा इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जी, देखिए इस वक़्त जो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो एक बनता नज़र आ रहा है, तो क्योंकि हमारे इलेक्शन भी बहुत करीब हैं, तो इस पे बहुत सारे लोग इस पे बात करते रहते हैं। मैंने भी इसके ऊपर कई एक वीडियोज़ बनाई हैं। एक तो इसके ऊपर भी बनाई कि केयरटेकर सेटअप जो आएगा, उसमें भी कुछ नाम सामने आ रहे थे कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे कुछ दिनों के लिए, मतलब इलेक्शन से पहले। लेकिन फिर अब जो सिचुएशन है, उसमें मैं ये समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त, इसी वज़ह से मैंने ये वीडियो भी बनाई कि नवाज़ शरीफ के लिए बहुत दरवाज़े खुल गए हैं। क्योंकि एक तो पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया है और बुल बिल ये है कि पहले इससे पहले नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था इमरान खान के दौर में, वो उसके पिटिशनर भी थे, तो उस वक़्त उनकी डिस्क्वालिफिकेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए थी, यानी सारी ज़िंदगी के लिए, फॉर द लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी। अब जो बिल पास हुआ है असेंबली से और सेनेट से, उसमें ये फैसला किया गया है, यानी बिल ये है कि अब मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन किसी की भी 5 इयर्स तक के लिए हो। तो इस तरीके से नवाज शरीफ क्वालीफाई हो गए ना। अच्छा, इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान कब आएँगे, तो उनकी तरफ से ये एक सोर्सेज़ बता रहे थे कि ये कहा गया है कि जब तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होती, तब तक वो पाकिस्तान नहीं आएँगे। अब हम्म। डिस्क्वालिफिकेशन भी एक ही टाइम पे खत्म होती है, उसी वक़्त वो लंदन से दुबई पहुँचते हैं। दुबई उनकी सारी फैमिली भी चली जाती है, फिर आसिफ अली ज़रदारी भी दुबई चले जाते हैं और फिर खबरें जो आईं, हमें तो ये देखिए ना मीडिया सोर्सेज़ ही बताते हैं ना, तो उससे ये पता चला कि उनकी वहाँ पर मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं जो रॉयल फैमिली है यूएई की और रॉयल फैमिली फ्रॉम केएस। तो आप जानते हैं कि रॉयल फैमिली ही रूलर्स हैं ना वहाँ के। तो इसका मतलब हम्म।
ये भी अपनी जगह पर बात है कि हमारे जब अथॉरिटीज बनती हैं तो वो बनने के बाद जरूर जाती हैं इन मुल्कों में विजिट करने के लिए। हमारे इस तरह के जानते हैं मसाइल हैं कुछ, वो चलते रहते हैं। तो वहां के रूलर्स से या रॉयल फैमिली से मुलाकातें भी एक बड़ा मुझे नजर आया कि ये कैसी बात है कि आमतौर पे तो नहीं ऐसा होता ना, ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस है। वो अपनी जगह पर है कि काफी अरसे के बाद वहां पे गए हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ है, तो जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हो रहा है उसमें भी ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे उन्होंने किया था कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया, उनके खिलाफ पूरा एक केस लेकर वो चले, हम्म। और उसके बाद फिर वो उनको जेल हुई, फिर वो उनको बाहर भिजवाया गया, और उसके बाद इमरान खान वजीर आजम बन गए। तो इमरान खान के साथ इस वक्त जो हो रहा है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये सेम टू सेम वही रेप्लिका है, यानी वही कुछ नजर आ रहा है। और नवाज शरीफ अब उस सब को उसी तरीके से लेकर बढ़ेंगे। और मरियम नवाज की बजाय, पहले हम समझते थे कि शायद मरियम नवाज कैंडिडेट होगी, अब मुझे ऐसा लग रहा है नो, नवाज शरीफ कैंडिडेट होंगे और वो आगे वजीर आजम बनेंगे। देखे ना वो, यानी जब आप करते हैं तो फिर एंड तक लोगों को पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने सोच रखा है कि मेरे साथ जो हुआ था ना, मैं इससे उलट करके पहले दिखाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे लग रहा है जो जो हालात है और जो सिचुएशन बन रही है उससे लग रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप ये कह रही हैं कि चुनाव से पहले ही विल अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब उससे पहले ही प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं नहीं, वो ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो उनकी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा वो नवाज शरीफ होगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज थी, अब वो उनके खिलाफ हट चुकी है, उनके खिलाफ तमाम तरीके के केस जनरल मुशर्रफ ने लगाए, उसके बाद इमरान खान नियाजी ने भी जो कुछ किया, अगर उन सब चार्जेस और केसेस के लिहाज से बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कब तक, यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एंड आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट, लेकिन फिर भी एक पत्रकार के तौर पर भविष्य को कुरेदना हम सबकी आदत होती है, आप कब तक, आपको लगता है या संभावना दिखाई देती है या आपके सोर्सेज आपसे कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है उनकी पाकिस्तान यानी घर वापसी हो जाएगी? ये तो वैसे तो जो बात पहले आ रही थी वो थी सितंबर। अच्छा। अब क्योंकि और अब ये बात आ रही है कि वो दुबई से इधर आएंगे पाकिस्तान वापस। अब फिर ये भी बात सामने आई कि रोड मैप भी एक तैयार कर लिया गया। वैसे तो आपने कहा कि कोई मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजर भी आप मुझे मान सकते हैं। अच्छा, वाओ, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ना, शौक भी तो हम पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो इस तरह की भी मैंने काफी वीडियोस देखी है। लेकिन मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ देखने की हद तक है कि मुझे पता है अच्छा कौन किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। तो यहाँ पे जो अगला वजीर आजम है ना, उसके ऊपर तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी जो है वीडियोस और पामिस्ट्री की बनती रहती हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो वो करोड़पति कौन बनेगा? सेनापति। नहीं, सेनापति नहीं, वजीर आजम को क्या कहते हैं आपकी तरफ? हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, जी, प्राइम मिनिस्टर। तो बात ये है कि ये जो है ना अपनी जगह पर चल रही है, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो सितंबर में उनकी आमद हो सकती है। अब तो ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि रोड मैप जो तैयार किए गए वो वहीं से सीधे यहाँ पर आए। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो वहां से यहाँ पर सीधे आएंगे या कुछ टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ टाइम वो लेंगे, क्योंकि हालात वो इस वक्त देख रहे हैं। वैसे तो वो जो बिल आया उसके बाद तो उनके आने में कोई ऐसी ममानियत रह नहीं गई, कोई हर्डल, वो आके अपना कंटेस्ट कर सकते हैं आगे। लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन में थोड़ी देर है, मुझे लगता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, यानी केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, फिर वो आएंगे। मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है। तो वाली बीते दिनों में एक तो आप ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बता रही हैं कि नवाज शरीफ की घर वापसी हो सकती है, दूसरा ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर काफी बात हुई है, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है, और अगर ये मुमकिन आपको दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, रियलिस्टिक तो नहीं है ये, इस पे हम एतराज कर सकते हैं, एतराज नहीं यानी इस पे हम पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे होगा क्या। देखिए, ये तो उस वक्त हमें जो हमारे हालात हैं उसमें तो नजर नहीं आ रहा। यानी अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारे तो बिल्कुल भी कोई पैसा है ही नहीं है। हमारा तो जो बजट बजट बना उसमें पैसा इतना दिखा दिया गया, और उसके बाद पता ही चला कि ये तो पैसा है नहीं, तो आगे क्या बनेगा। फिर उसके बाद अब आईएमएफ ने भी कह दिया कि जब तक जो बजट बनाया गया था उसमें आप चेंजेस नहीं करते तो हम आपको नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अब ये खबर आई है। तो हमें जहां आईएमएफ से $1 बिलियन भी नहीं मिल रहा,
और अब हमने उन्हें कहा कि $6.5 बिलियन दें, और बाकी पहले बजट से पहले वाला 2-3 प्लान अब उनके पास हैं जो वो स्टार्ट नहीं कर रहे। और फिर ये कि जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है बहुत ही खराब है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन जाएगी, जो टाइम बताएगी। लेकिन मैं इस पे ये कहूंगी कि जो अथॉरिटीज ये कह रही हैं, अब मुझे क्या पता कि उनका क्या प्लान है, वो किस तरह इसको, यानी वैसे तो ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। और देखिए कि जैसे कि ये बात कही गई कि सी पैक से ज्यादा बड़ा मंसूबा प्लान है वो, तो अब सी पैक में भी तो हम सारी तो उसकी पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सके ना, यानी $50-60 बिलियन में हम कितना उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। और फिर अगर इसको ये देखा जाए कि जनाब इसको ओवरसी जो है वो आर्मी कर रही है तो इसलिए ये कामयाब हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे मंसूबे पहले बन चुके हैं जिसको ओवरसी बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, नाकामियां हुई हैं। तो ये तो कोई वो नहीं है, कोई रेसिपी के जी इसमें ये है तो ये हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तो प्लान बनाने वालों के पास वो मंसूबा है कि उनके पास ऐसी क्या, वैसे तो यहाँ पर कहा जाता है गिद्दड़ सिंह। अब गिद्दड़ सिंह होती है कि आपके पास क्या ऐसी यानी ट्रिक है, क्या है आपके पास, मैजिक है कि आप जो है वो मैजिक बैंड घुमाएंगे और ये हो जाएगा। है बहुत मुश्किल, मेरे लिए इस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी के लिए भी। लेकिन जो प्लान है जब उस पे वो अमल करेंगे तो हम देखेंगे भाई, हो हम तो कहेंगे कि वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक कि आप ऐसा करके दिखाएं। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे, अभी वापस आ गए, अभी तो पहले यूएस गए थे और फिर इजिप्ट भी गए। पहले यूएस की बात कर लेते हैं। कई डिफेंस डील्स उन्होंने पक्की की, और इंडिया यूएस रिलेशंस के लिहाज से बात की जाए तो एक नई ऊंचाई पर, नई हाइट्स पर दोनों देशों के जो संबंध है वो दिखाई देते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो अलायंस है जियोपॉलिटिकली उसको बैलेंस करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और जो वहां पर इंडियन डायस्पोरा की मौजूदगी है वो भी अमेरिका को भारत की तरफ लेकर आई है। पाकिस्तान और आप, उस विजिट को देखकर आपको क्या लगा? अभी तक आपको पता नहीं चला, इतना तो आप में भी डिस्कस नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पर डिस्कस। अब वो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आई उसके बाद तो यहाँ पे तूफान मच गया। और जो जॉइंट डिक्लेरेशन पे बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले आलिया शाह का आकलन क्या कहता है? तो देखिए ये तो एक बहुत ही जबरदस्त और कामयाब विजिट था। बहुत, मैं कहती हूँ कि जितनी इज्जत उनको वहां पर दी गई है, जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, वार्म वेलकम दिया गया, फिर उसके बाद उनका जो डिनर था वहां पर, उससे पहले भी जो वो उन्होंने प्रेसर किया, फिर बहुत सारी जो वहां पे डेवलपमेंट्स नजर आई, ना सिर्फ ये कि इंडियन डायस्पोरा की तरफ से उनको एक बहुत इज्जत दी गई, बल्कि वहां के प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से उनको बहुत इज्जत दी गई। और जो उसमें हमने देखा कैसे कैसे लोगों ने उनसे मुलाकातें करने में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। यानी कि जो मेरे फेवरेट हैं इलोन मस्क, उन्होंने उनको कहा कि उनके फेवरेट पीएम मोदी हैं। और उनके इसके फैन। अलावा वो उनसे वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी मिलना चाहती थी, वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो मिलना चाहते थे, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी उनसे मीटिंग्स हुई, आर्टिस्टों से। यानी वो कौन सा, मैं समझती हूँ कि कोई एंगल रह नहीं गया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, सब कुछ किया है जो उनको मिल सकता था, जिस हद तक वो हुआ। और फिर उसमें ये भी शामिल थे कितने बड़े आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स या शायद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप लोगों ने एग्रीमेंट्स कर लिए। तो इससे बड़ी क्या बात होगी, बहुत ही एक सक्सेसफुल विजिट था, इसको तो हम इसी तरह ले रहे हैं, जो सच है वो मानना चाहिए। और जो उसके बाद यूएस ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को लेकर जो तल्ख टिप्पणी की और जो तल्ख कमेंट्स किए, उसे पाकिस्तानियों ने कैसे लिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कैसे लिया? हाँ देखिए, पाकिस्तानी तो इस वक्त अगर आप सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करती है तो वो तो इस वक्त वो जो इमरान खान वाला सियासत जो इस वक्त चल रही है अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, उसके अंदर ज्यादा वो गुस्से में, मैं समझती हूँ। ये ठीक है, ये हुआ, लेकिन जो वो देखते हैं ना, वो अब उस बिना पर वो इसको इसकी तारीफ करते हैं। पहले शायद ऐसा ना होता, लेकिन अब ये है कि वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनके लीडर के खिलाफ जो बहुत कुछ हो रहा है, ये बहुत सारे हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर अब जो है हम उस तरफ है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो हैं अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से, जैसे कि आप जानती हैं कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई, फिर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, फिर डिफेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात की ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर, फिर इमरान खान ने तो ना सिर्फ ट्वीट्स की बात की बल्कि उन्होंने अपना कल का पूरा एक प्रोग्राम जो वो करते हैं, यानी जो अपना एड्रेस करते हैं, खिताब करते हैं, वो पूरे का पूरा उनका था ही इसके ऊपर। तो
इसका बुरा मनाया गया है और कहा गया है कि ये जो है ये नहीं कहना चाहिए था, ये क्यों कहा गया है। फिर ये भी बात हुई कि इग्नोर कर दें, यानी ये तो कोई फायदा नहीं ये करने का, इससे क्या हासिल होगा। रिजेक्ट कर दिया गया उसको, उसको मुस्तरद किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि ऐसा किसी डिक्लेरेशन को हम नहीं मानते जिसमें 31 और 32 पॉइंट जो है उसमें हमारा नाम लिया गया हो और हमें इस तरह से कहा गया हो। फिर ये भी कहा गया एक आखिरी बात के जिसमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि हमने अभी तक अमेरिका के साथ मिलकर जो कुछ कोशिशें की थी अपने इस दहशत के खिलाफ, उनको अंडरमाइन किया गया, उनकी बात ही नहीं की गई, उनको इग्नोर कर दिया गया कि भाई हम एफएटीएफ से निकले तो आखिर कुछ हमने आउटपुट दिया, हमने कोशिशें की तो हम उसमें से निकले। तो उसको अमेरिका ने गिना ही नहीं। और इंडिया के साथ अगर इंडिया वहां पे पहुंच गया तो उसके साथ मिलके वो पार्टनर बन गए हैं, तो हमें इस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं या इंसल्ट की जा रही है। ये सारी बातें जो है उसके हवाले से स्टैंड सामने आए। ऑर्डर ऑफ नाइल उसे लेकर क्या फील किया गया पाकिस्तानी द्वारा भी, सियासतदान द्वारा भी? और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर आपके यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस वो राग बार बार अलापते रहते हैं, नफरत की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान ने यूएन का कोई मंच नहीं छोड़ा जहाँ पर पानी पी पी कर इस्लामोफोबिया का जिक्र ना किया हो। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी इजिप्ट, वहाँ का हाईएस्ट स्टेट ऑनर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। तो वो कैसे रिसीव की गई ये खबर पाकिस्तान में? देखिए पाकिस्तान में तो मीडिया के जरिए ही खबर पहुंचती है, उसी तरीके से खबर पहुंची। इस पे ऐसा कोई स्टैंड तो यानी बात नहीं की गई जैसे कि वो डिक्लेरेशन पे हुई थी बात। ऑब्वियसली ये वो यहाँ पर समझा जाता है कि उनका इंटरनल मैटर है और कोई। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा स्टैंड पूछ रही हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि ये तो डिजर्व करते हैं आप लोग, यानी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, वो ये डिजर्व करते थे कि उनको ये इतना बड़ा एक हाई सिविल अवार्ड जो होता है, मोस्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाए, उनका जो भी उस सिस्टम में अवार्ड की है डिटेल्स। और क्योंकि ये जो आपका कंट्री है इस वक्त, देखिए ना जो इकोनॉमी आप लोग कहाँ लेकर चले गए हैं। अब आपको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है, तीसरी बड़ी ताकत कहा जा रहा है दुनिया की बनने जा रही है, सुपर पावर आप लोग बनने की बातें की जा रही है, कोशिशें आप लोगों की। तो ये देने में तो कोई, यानी मैं तो इसको समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही दिया गया है। और वो उन्होंने ये करके दिखाया है। और वैसे भी अगर इसको देखिए, आपके जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विजिट करता है तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी बहुत ज्यादा अवार्ड्स उनको दिए गए हैं आपके जी प्राइम जी जी मिनिस्टर। जी। हाँ, तो यूएई, सऊदी। हाँ, ये कोई पहली दफा तो है नहीं, इससे पहले कई एक एब्सोल्युटली। अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन क्योंकि इजिप्ट में आपका एक मरतबा फिर जो है एक अच्छे ताल्लुकात और वो सब चल रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और ये तो वहां पर इस तरह का एक अवार्ड मिलना अपनी जगह पर एक हैसियत रखता है। और उसको जो न्यूट्रल लोग हैं या जो इसको इस तरीके से देखते हैं कि क्या इस वक्त इंडिया किस तरफ जा रहा है, वो इसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। आलिया, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये इसी ऑर्डर ऑफ नाइल से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब हम इजिप्ट की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं, तो ओआईसी का भी मेंबर है वो। और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बार बार जाकर वहां इस बात को उठाता है। ऐसे में जब एक ओआईसी मेंबर स्टेट इस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर देता है, तो ये सवाल आलिया द जर्नलिस्ट से नहीं, आलिया इन अ वे आलिया द जर्नलिस्ट से, कि वो बताएं कि वहां पर जो सियासतदान है या आपकी गवर्नमेंट है उसके लिए क्या ये इट केम एज अ सरप्राइज और एज अ शॉक, और वाज इट ऑन नहीं एक्सपेक्टेड लाइंस? नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं कि एक तो ये कि देखिए ना, अमेरिका के से हमारा ज्यादा वो था शॉकिंग और सरप्राइज, क्योंकि हम उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट डेकेड्स तक रहे हैं ना। तो उसमें से निकलना भी तो एक वो होता है ना। बेशक हम अब खुद से हमने ये फैसला किया, ये नहीं कि अमेरिका ने, हमने खुद से ये फैसला किया कि हम उसे छोड़ के हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, हमारी अपनी मजबूरियां बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो जो इजिप्ट है उसके साथ तो हमारे कोई ऐसा जैसे रिलेशंस जो है वो नहीं रहे कि हम कहें कि हमें क्यों नहीं दिया, उनको क्यों दे दिया। अरे भाई हमने तो इतना कुछ किया, तो हम अमेरिका के लिए कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमने इतना कुछ करा और फिर भी हमारे खिलाफ ये बात कर दी। तो ये जो उनको जो ऑनर दिया गया है वो तो आपका और उनका मामला है। मैं इसको ऐसे लेती हूँ, यकीनी बात है कि इसकी तारीफ ही हो रही है उसकी, जो अगर आप लोगों की हद तक बात कर रही हैं, सिविलियंस की बात करी, कोई ऐसी बात करी है। लेकिन जो अथॉरिटीज की तरफ से मुझे ऐसा जिसके ऊपर कोई स्टैंड मैंने या तो देखा नहीं, या मैंने ये है कि मुझे नजर नहीं आया कि किसी ने इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने किसी और ने इसके ऊपर कोई बात की हो। तो ये दो कंट्रीज का मामला है, इंटरनल मैटर है। लेकिन उसको अगर हम ऐसे देखते हैं कि एक रूलर जो है, हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसा अवार्ड जो है वो मिला है, तो यकीनी बात है कि हम
उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हमारे अंदर जो है वो हम जो समझते हैं वो मौजूद है। और जैसा मैंने कहा कि बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वो बहुत एक कामयाब मुल्क जो है वो उस तरफ जा रहा है, मज़ीद कामयाबी की तरफ, और उनके जो ताल्लुकात हैं उससे बेहतर हो रही है, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको ये अवार्ड दिया जाना था और दिया गया, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसी बात। तो इंटरेस्टिंग है आलिया, थैंक यू सो मच। आपने इनसाइट्स शेयर किए सीमा के उस पार से, और इतनी बेबाकी से आपने अपनी राय रखी है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड योर टाइम एज वेल। थैंक यू। Thank you so much. Thanks a lot, Aditi. Thanks a lot.